एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है नवम प्रश्न पत्र का मानव अधिकार एवं कर्तव्य। उसका एक टॉपिक है न्याय, जस्टिस, न्याय की अवधारणा। राज्य कानूनों से राज्य के नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय की व्याख्या सरल नहीं है। यह एक जटिल अवधारणा है मित्रों, जिसका कभी तो कानूनी रूप में प्रयोग किया जाता है और कभी नैतिक रूप में ये माना जाता है कि न्याय राज्य कानूनों से प्रवाहित होता है। साथ ही न्याय की अवधारणा का उद्देश्य संपूर्ण समाज का कल्याण करना भी होता है। मित्रों, विश्व के प्रत्येक दर्शन चिंतन में न्याय को महत्व दिया गया है। न्याय केवल विधि शास्त्र, राजनीति शास्त्र या मानवाधिकार का ही विषय नहीं है, अपितु यह संपूर्ण मानवीय जीवन का विषय है कि हम इसे नैतिक चिंतन का महत्वपूर्ण आधार भी कह सकते हैं। यदि राजनीति विज्ञान का अध्ययन विशुद्ध मानपरक शब्दावली में किया जाए तो हम इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो वस्तु वास्तव में कानून, अधिकारों, स्वतंत्रता, बंधुता या सहयोग तथा समानता के मूल भावों को परस्पर जोड़ती है, वह न्याय का तथ्य है। यानी न्याय इन सबको जोड़ता है। प्रत्येक व्यवस्थित समाज में इन आदर्शों का अपना मूल्य होता है और उन्हें एकीकृत करने के लिए कोई वस्तु होनी चाहिए ताकि हम सुव्यवस्थित समाज की प्रकृति को समझ सकें। संत ऑगस्टाइन ने कहा था कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता है वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। ये सेंट ऑगस्टाइन का कहना था। मानवाधिकार एवं मानव कर्तव्य के क्षेत्र में न्याय की भावना का इस तथ्य की दृष्टि से अपना विशेष महत्व है कि राज्य तथा शासन के साध्यों से इसे सदा ऊंचा दर्जा दिया गया है। दो सिद्धांत सामान्यतः बिना किसी प्रश्न के स्वीकार किए गए हैं। प्रथम यह है कि शासन के कृत्य न्यायसंगत होने चाहिए और दूसरे प्रशासकीय संस्थाओं जैसे कानून के न्यायालयों को न्याय की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। जहाँ राज्य का प्रारंभिक रूप न्याय करने वाली संस्था है और न्याय कार्य में राजनीतिक सत्ता का प्रथम संकेत मिलता है, वहीं न्याय से हमारा अभिप्राय किसी समाज द्वारा स्वीकृत नियमों को उस समाज के सदस्यों द्वारा पालन कराना है। न्यायाधीश का प्रथम कर्तव्य सामाजिक परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार नागरिकों के आपसी झगड़ों का हल करना था। जो परंपराएं बार बार न्यायाधीशों के निर्णय का आधार बन गई, उन्हें कानून का रूप प्राप्त हो गया। प्रारंभ में कानून और परंपराओं का स्रोत धर्म था। धर्म इस समाज के लिए नैतिक नियमों के पालन में समाज जनमत के प्रभाव का उपभोग करता था, किंतु कानून नैतिक नियमों को कानून का रूप दिया गया। किंतु हम कह सकते हैं कि जिन नैतिक नियमों को कानून का रूप दिया गया, उनका पालन राज्य बल प्रयोग द्वारा करा सकता था और राज्य के उल्लंघन करने वाले को दंड भी, राज्य जो है कानून के उल्लंघन करने वालों को दंड भी दे सकता था। इस प्रकार न्याय के दो रूप हो गए, एक नैतिक और दूसरा वैधानिक। नैतिक न्याय। नैतिक न्याय का आधार मानव मूल्य होते हैं, अर्थात नैतिकता के आधार पर व्यक्ति को अन्य के साथ समानता में बंधुत्वता का आचरण करना चाहिए। अर्थात किसी भी व्यक्ति को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसे करने के लिए नैतिक आधार पर अव्यवहारिक माना जाता हो। नैतिक न्याय ही वह साधन है जिसके माध्यम से समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाई रखी जा सकती है। नैतिक न्याय का महत्व मानव अधिकारों के संरक्षण क्षेत्र में और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि कई ऐसे कार्य होते हैं जो कि अवैधानिक होते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी होते हैं, परंतु वह समाज के अन्य वर्ग पर व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करते हैं। यानी कार्य तो अवैधानिक नहीं है, लेकिन इससे अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होता है। इस प्रकार के कार्यों को नैतिकता के आधार पर ही रोका जा सकता है। ये तो था नैतिक न्याय। दूसरा है वैधानिक न्याय। वैधानिक न्याय से तात्पर्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विधियों के अंतर्गत विश्व के सभी मनुष्यों को समान माना जाता है। मानव को मानव होने के कारण उसके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता जो कि किसी द्वारा प्राप्त अधिकारों को कम करता हो। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को समानता एवं स्वतंत्रता सुनिश्चित कराने में वैधानिक न्याय को महत्वपूर्ण माना जाता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हेराल्ड पॉटर के अनुसार अधिकांश लोग ऐसा सोचते हैं कि वे न्याय का अर्थ समझते हैं, परंतु वास्तव में उनकी धारणाएं अस्पष्ट सिद्ध होती हैं। यह है हेराल्ड पॉटर का कहना।
ये माना जाता है कि राज्य कानूनों से राज्य के नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय की व्याख्या भी सरल नहीं है। यह एक जटिल अवधारणा है जिसका कभी तो कानूनी रूप में प्रयोग किया जाता है और कभी नैतिक रूप में ये माना जाता है कि न्याय राज्य कानूनों से प्रवाहित होता है। साथ ही न्याय की अवधारणा का उद्देश्य संपूर्ण समाज का कल्याण करना भी होता है। चार्ल्स सी मेरियम ने भी कहा है कि न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का योग है जिसमें सभी को यह दिया जाता है जिसे समाज सामान्य रूप से उचित समझता है। प्रेम, सहयोग, त्याग, समर्पण, नैतिकता सामाजिकता के लिए अनिवार्य है और न्याय का व्यापक परिदृश्य इनकी पूर्ति करता है। बेन तथा पीटर्स के अनुसार न्याय का अर्थ है न्यायपूर्ण व्यवहार, अर्थात जब तक कोई विशेष कारण न हो तब तक सभी के प्रति एक समान व्यवहार किया जाए। न्याय से आशय है व्यक्ति की स्वतंत्रता व उसके अधिकारों की रक्षा, व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक कल्याण से सामंजस्य, सभी व्यक्तियों के मध्य समानता का व्यवहार, सभी के साथ समानता का व्यवहार, किसी विशेष कारण के बिना न्यायपूर्ण व्यवहार में किसी को वंचित नहीं किया जाए या नहीं किया जाना। न्याय में व्यक्ति के विकास एवं सामाजिक कल्याण दोनों विचार निहित हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, सोमदेव इत्यादि जितने भी चिंतक हुए हैं, इन सब के द्वारा राज्य को संपूर्ण व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राज्य की संपूर्ण व्यवस्था में मनु ने न्याय की सत्यता एवं निष्पक्षता पर अधिक बल दिया है। मनु ने मनुस्मृति में लिखा है कि जिस सभा यानी न्यायालय में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। वहीं कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण बताया है और जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। न्याय का उद्देश्य प्रजा के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना तथा असामाजिक तत्वों एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों ने न्याय का अध्ययन प्लेटो ने अपनी कृति रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन एक कानूनी सिद्धांत के रूप में किया, वरन एक नैतिक सिद्धांत के रूप में भी किया है। उन्होंने न्याय का प्रयोग धर्म, लौकिक धर्म के रूप में किया है। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। अरस्तु ने भी न्याय के दो भेद बताए हैं, एक वितरणात्मक यानी राजनीतिक न्याय और दूसरा सुधारक न्याय। संत ऑगस्टाइन के अनुसार राज्य ईश्वरी राज्य का प्रमुख तत्व है। इसी प्रकार मध्य युग में न्याय को सद्गुण के रूप में भी समझा गया है। डेविड ह्यूम ने कानून पालन को ही न्याय माना है। जहाँ पर प्राचीन यूनानी चिंतन में न्याय को नैतिक दृष्टि से विवेचना की गई, वहीं आधुनिक युग में न्याय की कानूनी दृष्टि से विवेचना की गई है। न्याय का संबंध अधिकारों एवं कर्तव्य दोनों से संबंधित होता है। जहाँ परंपरागत न्याय की धारणा में आर्थिक न्याय का आर्थिक समानता के लिए कोई स्थान नहीं था, वहीं आधुनिक न्याय की धारणा में आर्थिक न्याय के या आर्थिक समानता के महत्व एवं आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता है। सामाजिक जीवन न्याय की अवधारणा के आधार पर ही संचालित होता है। धन्यवाद।